नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज पुनः आपकी खिदमत में हाजिर है कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न लेकर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि एग्जामों के लिए। हमने उन्हीं प्रश्नों को जगह दी है जो 110% इंपॉर्टेंट है और अति कठिन की श्रेणी में आते हैं और अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। तो हमने उन्हीं प्रश्नों को जगह दी है। तो आज के प्रश्न हम शुरू करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। ये वीडियो लाइव सेशन में चल रही है। आप कमेंट्स कर दीजिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, बीच बीच में हम कमेंट्स लेते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो। और हमें मालूम है कि आपका एक एक मिनट बहुत मूल्यवान है, तो इसलिए हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। हम वो सारी चीजें बताएंगे जो एग्जाम में आती हैं और प्रश्न अति कठिन और महत्वपूर्ण है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट में हम 2 क्वेश्चन आपको देंगे जिसका आंसर आप करेंगे, और लास्ट के जो प्रश्न हैं वो और बहुत अच्छे हैं। तो इनमें हो सकता है हूबहू आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले। वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। आप हमारे इस ऐप को, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। आज ही जुड़ सकते हैं। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर अवार्ड में सिलेक्ट हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 से चालू करते हैं। ये अल्ट्रा हार्ड क्वेश्चन की श्रेणी वाले हैं। द ब्लड कैपिलरीज ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई कैन नॉट एब्जॉर्ब। कहता है जो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनमें जो इंटेस्टाइनल विलाई होती है, एक्चुअली में जो हमारी आंत होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं या फिंगर के नुमा संरचनाएं होती हैं। इस तरह, जैसे मान लेते हैं ये हमारी इंटेस्टाइन है, तो इसमें इस तरह से छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं जिनको हम ऐसे, इनको हम माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। माइक्रोविलाई के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं, एक्चुअली में भोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। जो हमारा भोजन पचता है, उस पचे हुए भोजन को ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो वही कह रहा है कि जो इंटेस्टाइनल विलाई है या जो आंत में पाए जाने वाली जो विलाई है, वो प्राय कैन नॉट एब्जॉर्ब, इनमें से क्या अवशोषित नहीं कर पाते हैं। तो चूंकि यहां एक शब्द देखना, नॉट लगा है, तो ये प्राय किसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो विलाई होती है हाईली डेवलप्ड इन, सबसे ज्यादा विकसित और इनकी संख्या सबसे ज्यादा किसमें होती है। तो जो इलियम पार्ट होता है, ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ देता है कि जो हाईली डेवलप्ड विलाई पाई जाती है, संख्या में ज्यादा विलाई पाई जाती है, वो इंटेस्टाइन का कौन सा भाग है जिसमें इलाई की संख्या या विलाई की जो संख्या होता है वो सबसे ज्यादा किसमें होता है। तो विलाई की जो सबसे संख्या ज्यादा होती है वो इलियम में होती है। किसमें होती है? इलियम में। ध्यान में रखना। और एक और क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिमम डाइजेशन टेक प्लेस इन, जो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है, या बोल सकता है मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो डिओडिनम में होता है। ये क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो वही कह रहा है कि ये क्या नहीं एब्जॉर्ब कर पाती, तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। एक्चुअली में जो ये फैटी एसिड है, और इस फैटी एसिड को ये फैट जो है ये टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, और टूटने के बाद इसको लैक्टियल्स एब्जॉर्ब कौन करते हैं? लैक्टियल्स एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? लैक्टियल्स, ना कि विलाई। तो ऑप्शन हमारा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, जिसको एब्जॉर्ब करने का कार्य विलाई नहीं करती है। तो ऑप्शन हम ए को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 27 पर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इंक्लूड्स। जो मेलाइटस है, डायबिटीज मेलाइटस है, उसमें क्या इंक्लूड, देखना। डायबिटीज जो मेलाइटेड है, वो इसमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की जो कमी हो जाती है, उस कमी के कारण डायबिटीज मेलाइटस होता है, जिसे हम लोग शुगर रोग या मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। ये इंसुलिन किससे निकलती है? तो पैंक्रियाज, जो हमारा पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज का मतलब जो अग्नाशय होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है। ठीक है, जब इसकी कमी होने लगती है तो डायबिटीज मेलाइटस आता है। तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो कहता है हाइपरफेजिया,
हाइपरफेजिया क्या होता है, ध्यान में रखना। पहले उसने दिखा कि डायबिटीज में हाइपोसिक्रीशन से, सिम्टम्स मेलाइटस किससे होता है, तो ध्यान में रखना हाइपोसिक्रीशन ऑफ, ये किससे होता है, हाइपोसिक्रीशन, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की हाइपो मतलब क्या होता है, कम, कम श्रावण की वजह से इंसुलिन के हमारा डायबिटीज मेलाइटस होता है। तो इसमें हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, तो हाइपरफेजिया, पहला हमारा आता है हाइपरफेजिया, एक्सेसिव हंगर होता है, एक्सेसिव हंगर, बहुत ज्यादा भूख लगती है, ध्यान में रखना, हंगर। आप ग्लूकोसूरिया, और ग्लूकोसूरिया क्या होता है, ध्यान में रखना, ग्लूकोसूरिया, ये ग्लूकोसूरिया क्या होता है, एक्सक्रीटेड थ्रो यूरिन, एक्सक्रीटेड थ्रो यूरिन, जो हमारा ग्लूकोस होता है वो हमारे यूरिन से जाने लगता है, मतलब जो हमारे शरीर का ग्लूकोस होता है वो ब्लड में इतना ज्यादा हो जाता है कि मूत्र के माध्यम से बाहर निकलता है, उसे बोलते हैं ग्लूकोसूरिया, ध्यान में रखना। और ग्लूकोसूरिया, और अगर हम हाइपरफेजिया की बात करें, क्या करें, हाइपरफेजिया, ध्यान में रखना, तो इसमें एक्सटेसिव हंगर होता है, मतलब अत्यधिक भूख लगती है, क्या लगती है, अत्यधिक भूख लगती है, तो इसको भी ध्यान में रखना। फिर आता है हाइपर फैजिया, हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया में क्या होता है, इंसुलिन के हाइपोसिक्रीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये कहता है डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण कौन कौन से हैं, तो ऑल ऑफ दीज, जिनको डायबिटीज होती है उनको भूख भी बहुत लगती है, ध्यान में रखना, उनके यूरिन से भी, यानी उनके टॉयलेट से भी शुगर यानी ग्लूकोज जाने लगता है। दूसरा, दूसरा क्या होता है, इसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो ऑल ऑफ द एबव, जितने लक्षण हैं वो सारे के सारे डायबिटीज मेलाइटस के लक्षण हैं। किसके हैं, डायबिटीज मेलाइटस के सारे लक्षण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अब आता है, कहता है कि जो डक्टस, डक्टस कोलिडोकस इन मैमल कैराइज, जो डक्टस कोलियोडोकस जो है मैमल्स में, वो किसको कैराइज करता है या किसको ले जाने का कार्य करता है, तो हमारी जो डिओडिनम पार्ट है, मान लेते हैं ये वाला एक हिस्सा है आंत का, ये इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, और इसमें ये मान लेते हैं हमारा एक नली आई है कॉमन, यहाँ एक नली खुली है आके, ये आगे चला जाता है, तो ये, और ये हमारा क्या है, ये हमारा गाल ब्लैडर है, ये हमारा क्या है, गाल ब्लैडर है, जिसे पित्ताशय के नाम से जानते हैं। गाल ब्लैडर और ये जो नली है ये वाली, ये कॉमन बाइल डक्ट है, क्या है, कॉमन बाइल डक्ट है। इसी कॉमन बाइल डक्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, डक्टस कोलिडोकस के नाम से जानते हैं इसको। और जो गाल ब्लैडर और कॉमन डॉकस से जुड़ी रहती है इस वाली नली को, यानी इस गाल ब्लैडर से और कॉमन बाइल डक्ट से जो जुड़ी हुई नली है, इसको हम किस, सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं, किसके नाम जानते हैं, सिस्टिक डक्ट के नाम से, नली के नाम से जानते हैं। तो कहता है डक्टस जो कोलियोडोकस है इन मैमल्स, किसको कैराइज करता है, तो ये किसको, जो कि बाइल से जो जा रहा है तो इससे बाइल ही जाएगा इंटेस्टाइन में, तो ये किसको करेगा, बाइल को। बाइल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं पित्त, और गाल ब्लैडर को पित्ताशय, ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं तो इसको काटकर जनरली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही होगा, क्या सही होगा, ए। तो याद ये भी रखना, डक्टस जो कोलियोडोकस होता है इसको कॉमन बाइल डक्ट के भी नाम से जानते हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाह रहे हैं, तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। आप हमें विजिट कर सकते हैं www.drnotesbiology.in पर भी हमें विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 29 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है, कहता है डेंटाइन ऑफ द टीथ आर डेवलप्ड फ्रॉम, जो टीथ में क्या पाया जाता है, तो जो ऊपर का आवरण, जो हमारे दांत है उनका जो ऊपर का आवरण होता है वो इनेमल होता है, और सबसे हार्ड जो होता है वो इनेमल ही होता है, फिर उसके बाद डेंटाइन पाया जाता है।
डेंटाइन। तो वो कहता है डेंटाइन किससे डेवलप होता है। क्वेश्चन है कि जो डेंटाइन है वो किससे डेवलप होता है। तो एक्चुअली में डेंटाइन जो डेवलप होता है वो एक्टोमीजोकाइम से होता है। किससे होता है? एक्टोमीजोकाइम से होता है, यानी एक्टोडर्म और मीजोकाइम या मीजोडर्म से होता है। ध्यान में, डेंटाइन। और जो एक्टोडर्म से होता है वो इनेमल, जो टूथ इनेमल है, इनेमल, वो इससे होता है। क्या होता है? टूथ जो इनेमल है वो एक्टोडर्म से, और ये किससे होता है? एक्टोमीजोडर्म से। तो कहीं कहीं इसका आंसर बी दिया है और कहीं कहीं ऑप्शन ए दिया है। तो अब आप मीजोडर्म को ही लगा के चलेंगे, मीजोडर्म लगा सकते हैं या फिर एक्टोमीजोडर्म बोथ कर सकते हैं। तो इस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि आयोग इसका सही आंसर क्या मांगता है या क्या मानता है कि जो डेंटाइन है वो ये एक्टोमीजोडर्म क्या होता है। तो जो जर्मिनल लेयर होती है, ये भी पहले समझ लो, जो जर्मिनल लेयर होती है, क्या होती है? जर्मिनल लेयर। वो जर्मिनल लेयर में क्या कह रहे हैं? वो जो जर्मिनल लेयर होती है वो तीन प्रकार की होती है। वो एक्टोडर्म, मीजोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म, इंडोडर्म। तो कौन सी संरचना किस लेयर से डेवलप होती है उसकी बात कर रही है। तो हमारा, चूंकि उसने पूछा डेंटाइन, तो हम इसका आंसर करेंगे क्या? मीजोडर्म। मगर कहीं कहीं एक्टोमीजो, चूंकि जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है एक्टोमीजेनकाइम से डेवलप होता है, यानी एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ए सही किया जाए कि बी सही किया जाए। चलिए, आप भी कमेंट्स करिए और हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है रेगुलर इंक्लूजन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स एंड टू tomatoes, sorry, a regular inclusion of citrus fruit and tomatoes in one's diet would prevent the occurrence of। अगर हमारे कहता है डाइट में हमारे जो डाइट है, भोजन है, उस भोजन में यदि सिट्रस फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट तो आप सब जानते हैं, सिट्रस फ्रूट किसे कहते हैं? तो जो सीट्रस फ्रूट है, सीट्रस फ्रूट में जो खट्टे फल आते हैं, जनरली जैसे नींबू है, और सीट्रस फ्रूट में मौसमी है, ये जो फल आते हैं, खट्टे फल आते हैं, वो सीट्रस फ्रूट के अंदर, और टमाटर आदि है। इसमें किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो ध्यान में रखना, इसकी प्रचुर मात्रा होती है विटामिन सी की। किसकी प्रचुर मात्रा होती है? तो इनमें जो प्रचुर मात्रा होती है विटामिन सी की होती है। ध्यान में रखना। और विटामिन सी का बेस्ट सोर्स अगर पूछे, बेस्ट सोर्स, सबसे अच्छा सोर्स क्या है? तो इसका बेस्ट सोर्स है आंवला। क्या है? आंवला। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट, सिट्रस फ्रूट, फल। और इसके अलावा बनाना, इसके अलावा एप्पल, ये इसके बेस्ट सोर्स है। सबसे अच्छा, अगर एग्जाम में, चूंकि पीजीटी में ये चीज पूछी जा चुकी है कि सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है या सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आंसर होगा कि आंवला। ध्यान में रखना, आंवला ना मिले तब सिट्रस फ्रूट को लगाना। ठीक है, अच्छा। फिर एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि वह विटामिन कौन सा है जो ह्यूमन यूरिन से निकलता है। जो मनुष्य टॉयलेट करने जाता है तो उसके टॉयलेट में विटामिन पाई जाती है। तो ये क्या होता है? फाउंड इन, विटामिन जो सी है, फाउंड इन ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन में देखने को मिलती है। ध्यान में रखना। और इसका प्रयोग हम नशा मुक्ति में भी करते हैं। नशा मुक्ति, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वह विटामिन कौन सी है जिसका प्रयोग हम नशा मुक्ति में करते हैं। तो जो लोग नशे के शिकार होते हैं, तो जो सेंटर बनाए जाते हैं नशा छुड़ाने के लिए, वहां विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है जिससे उनका नशा छूट जाए। दूसरा आपसे पूछ देता है कि घाव भरने में, घाव को भरने में कौन सा विटामिन कार्य करता है? तो घाव को भरने में भी विटामिन सी कार्य करता है। और ये भी ध्यान रखना, अर्लीस्ट अर्लीस्ट नोन विटामिन है, सबसे अभी जो रिसेंट में खोजी गई नोन विटामिन है, सबसे
अर्लीस्ट नोन विटामिन है, इसको भी ध्यान में रखना। तो अब चूंकि वो पूछ रहा है कि डाइट वुड प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ, क्या हो जाएगा अगर इसकी कमी हो जाए, तो इससे स्कर्वी रोग हो जाएगा। कौन सा रोग होगा? स्कर्वी। कौन सा? क्या होगा? स्कर्वी। जो मसूड़े हैं वो फूल जाएंगे और उनसे खून आने लगेगा, उसको बोलते हैं स्कर्वी। अब आता है बेरी बेरी रोग किससे होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी 1 से। बी 1 को क्या के नाम से जानते हैं? थाइमीन के नाम से जानते हैं। किसके? थाइमीन के नाम से जानते हैं। पैलेग्रा किसकी कमी से होता है? तो जो पैलेग्रा है वो किसकी कमी से होता है? बी 5 की कमी से होता है। विटामिन बी 5 की कमी से होता है, जिसे निक्टिनिक एसिड के नाम से जानते हैं, या नियासिन एसिड के, निक्टिनिक एसिड या नियासिन के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, और रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो हमने सारे कुछ बता दिया है। तो चूंकि जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, स्कर्वी। क्या होगा? स्कर्वी। तो यहां जो मेन है वो ये वाला पॉइंट्स बहुत पूछते हैं कि मनुष्य की यूरिन में कौन सा विटामिन जाता है। तो आंसर होगा मनुष्य की यूरिन में विटामिन सी जाता है। आपसे पूछता है नशा मुक्ति के लिए कौन सा विटामिन यूज करते हैं? तो नशा मुक्ति के लिए हम विटामिन सी यूज करते हैं। घाव भरने में कौन सा विटामिन यूज होता है? तो विटामिन सी यूज होता है। अर्लीस्ट नोन एज, जो सबसे रिसेंट में पहचानी गई विटामिन कौन है? तो सी ही है। ठीक है। बेस्ट सोर्स क्या है? आंवला। वैसे सिट्रस फ्रूट में खूब पाया जाता है, मगर जब जब भी कभी सबसे बेस्ट सोर्स पूछे तो आंवला। ठीक है, ये हमने आपको बताया है। और हम आपको एक जानकारी छोटी सी दे दें कि हमारा जो विजेता बैच है, अभी भी ऑफर ये वाला दीपावली वाला ऑफर कंटिन्यू है। जो हमारा विजेता बैच है वो 100% कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट बैच है। और दूसरा हमारा जो एल टी जी आई सी कॉम्बो बैच है, कॉम्बो बैच है, ए भी 99.25% कंप्लीट है। केवल 3 क्लास शेष हैं, 3 क्लास से लेकर 4 क्लास शेष हैं, जो विद इन 2 डेज, आज 17 तारीख है, सॉरी 17, आज 18 तारीख है, तो 19, 17, 18 और 19 तारीख तक ये भी बैच क्लोज हो जाएगा। तो मतलब हमारे ये बोल सकते हैं दोनों बैच क्लोज हो चुके हैं, यानी दोनों बैचों की हमने क्लासेस खत्म कर दी हैं। बहुत मेहनत के साथ एक एक दिन में 2 2 3 3 क्लासें हम लेते रहे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि 15 दिसंबर तक मैं LTGIC वाला भी खत्म कर दूंगा। तो ये सारी क्लासेस क्रम से लगी मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा? सारी की सारी थ्योरी क्लास आपको मिलेंगी, सारी की सारी एमसी क्लास मिलेंगी, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर की क्लास मिलेंगी, सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू की क्लास मिलेंगी। 1,500 पीडीएफ की लाइब्रेरी आपको, बायो की लाइब्रेरी मिलेगी, इसके अलावा जीएस की लाइब्रेरी मिलेगी, इसके अलावा आपको और क्या मिलेगा? इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप मिलेगा। इतना सब कुछ, और इस समय ऑफर चल रहा है केवल 999 का है। चाहे ये बैच लें चाहे ये बैच लें, आज ही चुने। हाँ, इससे तैयारी किसकी हो जाएगी? अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप पीजीटी की कर रहे हैं, आप एलटी की कर रहे हैं, आप जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो सारी तैयारी चाहे एक बैच ले लें, चाहे विजेता ले लें या ये ले लें, एक बैच से सारी तैयारी। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ कॉम्बो, हमारे पास मैं ये कभी नहीं सोच के पढ़ाता कि हर चीज के टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग। ना तो मेरे पास इतना समय है, और ना तो मैं मतलब भ्रम देना चाहता हूं कि हर चीज के लिए अलग बैच हो। तो आप आज ही जुड़े, और मैं वादा करता हूं कि अभी भी टाइम है। अगर आप आज लेते हैं और एलटी का लगभग 1 माह का समय है, तो आप पूरा तो नहीं पढ़ पाएंगे, जो जो आपके टॉपिक कमजोर हैं वो पूरा जरूर देखें। वैलिडिटी इनकी परचेज डेट से 1 साल होगी, जिस डेट को परचेज करेंगे उसी से 1 साल तक वैलिड रहेगा। आज ही जुड़े। देखिए, अगर मान लेते हैं एलटी में आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, तो उसके अलग आगे टीजीटी लगा है, टीजीटी दे सकते हैं। उसके बाद फिर पीजीटी लगा है, पीजीटी दे सकते हैं। और अभी तो जीआईसी का एग्जाम का कुछ हुआ ही नहीं है, तो आपके पास मल्टीपल हैं। आज ही पढ़ें, आप तैयारी करके एग्जाम दें, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। दूसरा मैं आपको जानकारी दे दूं
कि हमारा जो प्रैक्टिस बैच है, जो 899 का फ्रीडम प्रैक्टिस बैच था, वो ओनली अभी ऑफर में 599 का है। आपको 80 प्लस प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे, चैप्टर वाइज भी अवेलेबल रहेंगे। जो सिलेबस के चैप्टर हैं उन सब का आपको प्रैक्टिस कराई गई। फिर हम मिक्स्ड क्वेश्चन देंगे, जैसे पेपर में आते हैं उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आज ही जुड़े, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। आप क्या करते हैं कि धोखे में क्वेश्चन गलत कराते हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आते हुए क्वेश्चन ना तो पढ़ने में गलती कर जाते हैं, समझने में गलती कर जाते हैं, वो समस्या दूर हो जाएगी। आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये कौन बताएगा कि आप जो आउटपुट दे रहे हैं, मतलब आप तैयारी तो 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, मगर ये कौन बताएगा कि आप तैयारी ऐसी कर रहे हैं कि क्वेश्चन आते ही सॉल्व कर लें। ये तो तभी पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करें, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐप पर करेंगे, वो एआई बेस्ड है, वो तुम्हें स्कोर बताएगा कितने सही किए कितने गलत किए, सही आंसर क्या था, आपने क्या सही किया। तो इससे हमें अपनी कमियां पता चलेंगी और हम दूर करेंगे, तो हमारा बिल्कुल जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। हमारा टारगेट हिट होगा नहीं कि जॉब मिली नहीं। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस में किसी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा। इसीलिए मैंने इसको इतना मिनिमम पर करवा के रखा है, जिससे हमारा कोई भी मित्र चूक ना जाए। तो आज ही प्रैक्टिस सेट लीजिए। और एक नया बैच हमने लॉन्च किया है, देखिएगा, इससे आपकी जो टीयर सेकेंड है, अब टीयर फर्स्ट, तो इससे जो न्यू केवीएस बैच है, केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी, एमपी वर्ग, बीपीएससी और ईएमआरएस की जो बायोलॉजी है, वो इस बैच से, चाहे आप अगर प्री आपका केवीएस निकल जाता है तो जरूर ये बैच लें। अगर प्री एनवीएस का निकल जाता है, डीएसएसबी का या एमपी वर्ग का जो है, एमपी वर्ग की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बैच ले सकते हैं। बीपीएससी में जूलॉजी बॉटनी आपकी तैयारी कर रहे हैं तो उसके बैच ले, ईएमआरएस। तो ये एक हमने कॉम्बो बैच डाला है, कॉम्बो बैच है जो सभी मित्रों के लिए लाभदायक होने वाला है। सिर्फ 1199, ये अभी कल ही लॉन्च किया है। तो इसमें 1199 में वैलिडिटी 1 साल रहेगी। आप अगर टीयर फर्स्ट के एग्जाम क्रॉस कर लेते हैं तो जरूर जुड़े, मैं वादा करता हूं कि सेकेंड पेपर 100% निकल जाएगा। चलिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म एज। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, लगभग मुझे लगता है टीजीटी 2021 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। टीजीटी 2021 का उसने पूछा था, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड। इंस्पायर्ड का मतलब होता है कि जो हम सांस ले रहे होते हैं, ऐसे, अथवा एक्सपायर्ड, जो सांस छोड़ रहे होते हैं, यानी जो सांस ले रहे होते हैं, जो सांस छोड़ रहे हैं ड्यूरिंग नॉर्मल रिस्पिरेशन, मतलब सामान्य स्थितियों में, भाग दौड़ ना, बैठे हैं जैसे मैं बैठा हूं, सांस ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, तो इस प्रकार का जो वॉल्यूम होता है सांस लेने छोड़ने का, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम प्रायः किसके नाम से जानते हैं? तो उसको हम टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। जो नॉर्मल, आपसे एग्जाम में पूछा है कि नॉर्मल स्थिति पर जो सांस ले रहे हैं अथवा सांस छोड़ रहे हैं, इस वॉल्यूम को किस कहते हैं? तो टाइडल वॉल्यूम। एग्जाम में सिर्फ पूछता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति का टाइडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है। कितना होता है? तो टाइडल वॉल्यूम होता है 500 ml होता है। फिर आता है रेसिडुअल जो वॉल्यूम है। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? तो ये 1200 ml होता है। ध्यान में रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहां से, कौन किसका कितना वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो ये कितना होता है? 1200 ml होता है। और ये होता है क्या रेसिडुअल? कहता फोर्सफुल, फोर्स फुल, मतलब फोर्सफुल मतलब बहुत जोर लगाकर, जब हम जो एयर, हवा बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, ध्यान में रखना, निकालते हैं, मतलब कैसे? जोर मैंने लगाया, मतलब जितनी हवा आपके अंदर भरी है, आपने पूरा जोर लगा के पूरी सांस को, जैसे रामदेव कराते हैं ना, पूरी सांस लाकर जितनी हवा आपने बाहर निकाल दी, समझ में आ गया? वही कहलाता है रेसिडुअल वैल्यू। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1200 ml होती है एक स्वस्थ व्यक्ति का। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ध्यान में रखना, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? तो एक व्यक्ति की वाइटल कैपेसिटी होती है 4600 ml। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? ध्यान में रखना, अगर पूछ दे तो वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम की पूरी वैल्यू प्लस इंस्पिरेटरी,
एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम, वॉल्यूम समझ में आ गया। इंस्पिरेटरी मतलब जो श्वास में, एक्सपिरेटरी जो निकाली गई उनका वॉल्यूम। तो देखिएगा टाइटल, हमारी टाइटल वॉल्यूम कितनी निकली थी 500 ml, तो हमने लिख दिया 500 ml। हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होती है वो कितनी होती है, तो 3000 होती है, 3000 ml होती है। और एक्सक्रीटरी जो वैल्यू होती है वो 1100 है। कितनी है, 1100 होती है। तो अगर जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी निकलती है, वाइटल वॉल्यूम, तो वो निकलती है 4600। कितनी होगी, 4600। देखिए 3 1 4 31 5 46, कितनी होती, 4600 ml। तो हमारी जो वाइटल कैपेसिटी होती है वो 4600 ml होती है। ठीक है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखिए ये कितना होता है, तो अभी हमने बताया कि इंस्पिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, तो वो 3000 ml होता है। कितना, 3000 ml। ठीक है। तो ये वॉल्यूम, इनको रट्टा मार के आइएगा। मैं फिर आपसे बोलूं, आप इनको रट्टा मार के जाइएगा, इससे एक क्वेश्चन जरूर फंसता है। चाहे वो आपसे टाइडल वॉल्यूम एग्जाम में पूछे, रेजिडुअल वॉल्यूम पूछे, वाइटल कैपेसिटी पूछे, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछे या एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम पूछे, तो इसमें से कोई ना कोई वॉल्यूम आपसे जरूर पूछेगा। या लास्ट में आपसे पूछ लेता टोटल लंग कैपेसिटी, या तो फिर वो आपसे पूछेगा टोटल लंग्स कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी होती है, तो वो होती है, सॉरी, 5800 ml। ध्यान में रखना, मैंने सारा बता दिया है। यहां से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, यदि आप सीरियसली देख रहे होंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं ये फिर बता दूं कि ये क्वेश्चन टाइम पास नहीं लेके आते हैं, या मतलब यहाँ रोचकता उत्पन्न करने के लिए नहीं लेके आते हैं कि बहुत रोचकता हो। हम उन्हीं प्रश्नों का चुनाव करते हैं या बार बार पूछे जाते हैं, या वो बिंदु उठाते हैं जहां से क्वेश्चन नए नए बन सकते हैं। हम कदापि ये कोशिश नहीं करते हैं कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन आपके साथ करें जो टाइम पास हो। आप हमारे साथ 50 से 55 मिनट भी दे रहे हो, इसीलिए देख रहे हैं। हम हमारे साइट पे कमेंट्स चल रहे हैं, मैं कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे ये चीज मालूम है कि आपका एक एक मिनट हमें अगर आप देख रहे हैं तो आप बहुत आशाओं के साथ डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के साथ जुड़े हैं। मैं नहीं जानता आप किसके साथ कैसे जुड़े हैं, मगर मेरी वीडियो जो होती है वो पूरी की पूरी एक एक मिनट यूज करते हैं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, जॉब करता हूँ, जॉब करने की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है। भाई आप जॉब करेंगे, आपका परिवार है, और आपको ऑनलाइन पढ़ाना भी है, मैटर भी तैयार करना। मैं किसी पे विश्वास नहीं करता। जैसे मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे लोग आए कि सर हमें भी रख लीजिए बायोलॉजी पढ़ाने के लिए, तो मैं विश्वास नहीं करता। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कोचिंग संस्थान नहीं है, ये एक परिवार है। कोचिंग संस्थान इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने इसकी जो स्थापना की थी कोचिंग के रूप में नहीं की है, मैंने इसकी स्थापना अपने परिवार के रूप में की है। इसी परिवार के वजह से 300 प्लस मित्र, बहुत बड़ी संख्या है, 300 लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, आश्रम पद्धति, केवीएस, एनवीएस आदि में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इतनी संख्या तो तभी है जब आप अपना प्यार रखते हैं, आप हमसे जुड़े रहते हैं, आप लगातार मेहनत करते हैं, तभी तो हुए हैं। तो कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं कि कंटेंट आपको सॉलिड मिलेगा। ठीक है। मैं उतना ही पढ़ाता हूं जितना एग्जाम के लिए सफिशियंट है। मैं यहाँ विद्वता भी नहीं दिखाना पसंद करता कि पता लगा बाल में खाल निकालते चले जा रहे हैं, बाल में खाल निकालते चले जाए, इतना डीप चले गए। तो वो सुनने में तो अच्छा लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है, यार बहुत डीप है, बहुत डीप है। मगर हम ये भी टारगेट करना है कि कितनी चीजें, कितना हिस्सा इंपॉर्टेंट है और कितना हिस्सा यूजलेस है। मतलब अगर आप गाजर लेके आए तो आपको मालूम है इसके पत्ते नहीं खाने, तो आप पहले पत्ते हटा दो, छील के धुल के गाजर गाजर पेस्ट करो। अब हम आपको पूरा पत्ता बताएं, फिर उसमें फ्लावरिंग बताएं, फिर गाजर बताएं, तो उससे क्या होगा, टाइम किल होगा। और क्वेश्चन कहाँ बनना है, वो गाजर के बारे में पूछ रहा है। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ, तो ये चीजें मैं पूरी कोशिश करता हूँ। और मैं खुद लगभग 5 जगह सिलेक्टेड हूँ, और 5 जगह मैंने जॉब पाई। तो मैं खुद उसका गवाह हूँ, और लंबे समय तक आपके साथ, आप लोगों के साथ मैं तैयारी भी करता रहा बहुत लंबे समय तक। तब जाकर 5 जगह एक साथ जॉब मिली। फिर तो आप सिलेक्ट तो एक ही जगह नौकरी करेंगे ना। काश ऐसा होता कि मैं, कई लोगों ने कहा उस समय कि काश ऐसा होता कि आप
अपने ज्वाइनिंग लेटर आप दूसरे को दे के नौकरी दिलवा देते, क्या बात होती। हमने कहा ये अगर होता तो हम कम से कम 4 घरों का तो रोशन कर ही सकते, और रोशन किया भी। जब हमने पोस्टें छोड़ी तो जो लोग बेटिंग में थे वो अंतोगत्वा सिलेक्ट हुए और जॉब कर रहे हैं। एक दिन आया था जो बेटिंग में थे, कह रहा था सर ऐसा तो नहीं कि अब आप आ जाएं। तो हमने कहा हमारा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। भाई जब हमने छोड़ दिया तो 3 बार लेटर आता है आपके पास। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके पास 3 बार लेटर आएगा संस्थान से, जिस संस्थान में लगेगी। अगर कॉलेज में लगी तो कॉलेज मैनेजमेंट 3 बार लेटर भेजेगा। पहली बार भेजेगा कि आप 15 दिन में ज्वाइन करें आके। दोबारा भेजेगा कि आपके द्वारा ज्वाइन नहीं किया है, आपको पुनः एक मौका दिया था। तीसरी बार भेजा जाएगा कि यदि आप हफ्ते भर में ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, जिसकी सूचना माननीय आयोग को और जो जेडी कार्यालय है और जो सचिव है उसको भेजी जाएगी। अगर फिर भी नहीं करते हैं तो वो लोग फिर तीसरे बार में सूचना भेज देते हैं कि भाई वो ज्वाइन करने के इच्छुक नहीं है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए। और फिर वो निरस्त हो जाता है तो फिर अगर बेटिंग वालों को काउंसलिंग होती है तो उसमें जो बेटिंग के लोग हैं सिलेक्ट कर दिए जाते हैं। ये प्रोसेस होती है पूरी। आपको 3 चांस मिलते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार नहीं किया तो वो 3 बार लेटर आपको भेजेंगे ही। अगर नहीं भेजते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं कि हमें इन्होंने भेजा नहीं। ठीक है। हाँ, फॉर ए हेल्थी मैन द टाइडल वॉल्यूम ऑफ लक्स, देखिए पूछा ना कि एक जो हेल्थी व्यक्ति है, हेल्थी का मतलब पूर्ण रूप से अगर स्वस्थ व्यक्ति है, तो उसका जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना होगा। तो जो टाइडल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, तो मैंने बताया टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। नॉर्मली जो एक्सक्रीशन और इंस्पिरेशन जो करते हैं, श्वास को निकालना छोड़ना, वो जो वॉल्यूम होता है टाइडल, अभी हमने बताया था कितना होता है, 500 ml होता है। तो ऑप्शन आएगा 500 ml। देखिएगा अभी इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, हमने बताया था ना टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। तो देखिए ये पूछा हुआ है। और 1100 हमने क्या बताया है, बताया कुछ 1100 बताया तो था मैंने शायद कुछ 1100। हाँ, एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 1100 होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज फाउंड इन। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है वो प्रायः कहां पाया जाता है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो एक्चुअली में न्यूमोटैक्सिक सेंटर का मतलब होता है कि जो श्वसन है उसको नियंत्रित करने का जो तंत्र होता है या सेंटर है वो कहां पाया जाता है। तो ब्रेन में जो पोन्स है, जो पोन्स रीजन होता है, पोन्स जो रीजन है हमारे ब्रेन में, वो क्या करता है, पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, जो पोन्स रीजन होता है ब्रेन स्टेम का, वो कंट्रोल करता है। तो आएगा कौन, पोन्स। ठीक है। सेरेब्रम क्या होता है, जो सेरेब्रम होता है ये सोचने समझने तर्क आदि को करता है। थैलमस क्या होता है, थैलमस किसको नियंत्रित करता है, तो ये भूख को नियंत्रित करता है, प्यास को नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रित करता है, इसके अलावा प्यार को नियंत्रित करता है, इसके अलावा इमोशन को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलमस। समझना है? ये है हमारा, चूंकि है पोन्स तो हमने लगाया 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, पेटेंट कोफर्स ऑपरेटर इज यूज डिटरमाइन द रेट ऑफ। जो पेटेंट कोफर ऑपरेटर्स है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंसाने वाला। इसमें से तो बहुत सारे मित्र जो हमें देख रहे होंगे उन्होंने सुना ही नहीं होगा पेटेंट कोफर्स ऑपरेटर्स क्या होता है। पेटेंट कोफर ऑपरेटर्स के बारे में कई सारे मित्रों ने हमारे सुना ही नहीं होगा कि ये ऑपरेटर्स होता क्या है। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है या तो पीजीटी में या तो किसी अन्य एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तभी हम क्वेश्चनों का चुनाव ऐसे नहीं करते कि उल्टा सीधा जो मन में है वो आपको लेके आ जाए और ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट। हम काहे के लिए चिल्लाते हैं आपसे कि इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इनको कई लेयर्स में चेक करके ही क्वेश्चन आपके साथ लाते हैं। या तो पूछा गया होगा या बिल्कुल ऐसा डाटा होगा कि पूछे जाने की बिल्कुल प्रबल संभावना है। तो पेटेंट को फॉर ऑपरेटर्स जनरली यूज द डिटरमाइन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। एक्चुअली में एक वैज्ञानिक थे, कौन थे, पेटेन कोफर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कब, 1862 में इन्होंने एक ऑपरेटस किया था, एक ऑपरेटस बनाया था जो रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए बनाया था। इसीलिए इसे पेटेन कोफर ऑपरेटस के नाम से जानते हैं, जो रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार है।
ठीक है। ट्रांसपिरेशन के लिए कौन है? तो ट्रांसपिरेशन के लिए पोटोमीटर है। ये किससे नापा जाता है? पोटोमीटर से नापा जाता है। फोटोसिंथेसिस में जो लक्स मीटर शायद आता है उससे मापते हैं। तो ये है, तो हमारा चूंकि ये आंसर इसका सही क्या होगा, सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज पेन पेंटिंग इज ड्यू टू द। तो जो एक्सरसाइज होता है उस समय जो पेंटिंग होती है वो किसके कारण होती है? तो ऑक्सीजन डिप्ट के कारण होती है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब हम ज्यादा काम करते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? ये आपको क्वेश्चन मिलेगा मसल्स वाले चैप्टर में, मस्कुलर सिस्टम का ये क्वेश्चन है, या बोलेंगे क्या, पेशी तंत्र वाले चैप्टर में मिलेगा कि एक्सरसाइज के समय रेस्पिरेशन बहुत तेज होता है। ध्यान में रखना, रेस्पिरेशन जो होती है मसल्स बहुत तेज करती है, क्योंकि उनको ऊर्जा को ज्यादा होती है। आप दौड़ रहे होते हैं तो ऊर्जा की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है मसल्स में, तो जितनी तेज उनको ऊर्जा चाहिए तो क्रेब साइकिल भी चलेगी, और उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तभी एक्सरसाइज के समय पेंटिंग होती है। किसके कारण? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है, लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण वह हिस्सा दर्द होने लगता है, बाद में लैक्टिक एसिड खत्म हो जाती है तो हिस्सा नॉर्मल हो जाता है। तो ऑप्शन सी को सही करें। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, क्या कहता है? द इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट कनेक्ट ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। देखिएगा, जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस से जो ग्लूकोज है उससे टू पायरुविक पायरुविक एसिड बनते हैं, और पायरुविक एसिड से बनता है एसिटिल कोएंजाइम ए, और एसिटिल कोएंजाइम ए किस में भाग लेता है? तो यह भाग लेता है क्रेब साइकिल में, क्रेब्स साइकिल को चलाने में मदद करता है। तो वही कह रहा है कि इसमें से इंटरमीडिएट माध्यमिक कंपाउंड कौन है? जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब साइकिल के बीच का माध्यमिक यौगिक कौन है? तो वो है एस्टिल कोएंजाइम ए। तो ऑप्शन आएगा एस्टिल कोएंजाइम ए। ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करेंगे। किसको सही करेंगे? ऑप्शन डी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर चलता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक्स डायरेक्ट यूज द ऑक्सीजन। वह प्रोसेस कौन सी है जो डायरेक्ट ऑक्सीजन को यूज करती है? तो ध्यान में रखना, कहता है जो फाइनल स्टेज होती है, फाइनल जो स्टेज है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम किससे? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NaDH, NaDH एंड FADH2 passed डाउन। क्या होता है कि फाइनल स्टेज जो इलेक्ट्रॉन होती है NaDH और FADH, तो पास डाउन होते हैं। ध्यान में रखना, पास डाउन होते हैं, और ये क्रिया कहाँ होती है? ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल, इनर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन में। और यहां क्या होता है? एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी बनता है। और ध्यान में रखना, यहां ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है, ध्यान में रखना, ऑक्सीजन एक्टिंग एज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फॉर्म, और क्या बनाता है? वाटर बनाता है, जल बनाता है। तो ऑक्सीजन फाइनली कहां एक्सेप्ट किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। देखिए, ग्लाइकोलिसिस में कभी भी ऑक्सीजन यूज नहीं होती है। ऑक्सीजन जनरली कहाँ यूज होती है? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यूज होती है, तभी इसका फाइनल प्रोडक्ट जल बनता है। क्या बनता है? जल। तो आएगा हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है? अंतिम उत्पाद क्या है? तो हमने अभी बताया था कि जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस जो होता है उसमें ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक एसिड बनते हैं, पायरुविक एसिड बनते हैं। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड। ये टीजीटी 2013 में पूछा गया था, और जीआईसी जो है 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लाइकोलिसिस का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? तो पायरुविक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
39 पे। 39 हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है मेटाबॉलिक वाटर इज बाई प्रोडक्ट द प्रोसेस ऑफ। जो मेटाबॉलिक वाटर होता है, ध्यान में रखना शब्दों का शब्द के, मेटाबॉलिक जो वाटर होता है वो किसका फाइनल प्रोडक्ट होता है? डाइजेशन का, पाचन के बाद जो जल बनना है, एक्सक्रीशन या मसल्स एक्टिविटी या टिश्यू रेस्पिरेशन। बिल्कुल, टिश्यू रेस्पिरेशन में फाइनल कौन से? ईटीएस से, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो ऑक्सीजन यूज होती है वो फाइनली मेटाबॉलिक वाटर बनाती है। तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा कि टिश्यू रेस्पिरेशन। टिश्यू में क्या होगा? वही सेल साइकिल, सॉरी, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल साइकिल तो वो आ जाएगा डिवीजन वाला। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? क्रेब साइकिल। क्या आएगा? ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब साइकिल है और ईटीएस है। तो ये सब किसके हिस्से हैं? टिश्यू रेस्पिरेशन के या ऊतक श्वसन के। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल शिफ्ट ऑक्सीजन ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व द राइट इन बोहर इफेक्ट। जब बोहर इफेक्ट पढ़ते हैं तो कहता है कि जो राइट साइड में ये जाएगा वो कहां से जाएगा? तो ध्यान में रखना, बोहर इफेक्ट में ये कहा गया कि जो ये कर्व बनता है वो इस तरह का कर्व बनता है, ऐसा। सॉरी, कर्व सही नहीं बना है। कर्व कैसा बनता है? हम्म, 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 हम्म। ये कर्व ऐसा बनता है। कैसा बनता है? ये ऐसे कर्व बनता है। तो अब कहता है कि ये कर्व, ये मान लेते हैं हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है। राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट राइट साइड पे अगर हमारा टेम्परेचर हाई रहेगा, अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो कर्व हमारा किधर आएगा? राइट साइड में, राइट साइड में आएगा। और यदि हमारा CO2 हाई रहेगा, CO2 कैसा रहेगा? हाई रहेगा, तब भी आएगा। और यदि हमारा पीएच क्या रहेगा? लो। पीएच अगर कम रहेगा तब भी हमारा जो कर्व है वो राइट साइड आएगा। लेफ्ट साइड पर कब जाएगा? लेफ्ट साइड पर तब जाएगा जब टेम्परेचर हमारा लो रहे। टेम्परेचर जितना कम होगा उतना यह कर्व इस तरह से इस ओर मूवमेंट करना शुरू कर देगा, इधर की ओर चलेगा, इधर की ओर खसकेगा। और यदि हमारा जो CO2 का प्रेशर है अगर वो लो रहेगा तब भी कर्व लेफ्ट साइड आएगा। अगर हमारा पीएच मतलब ज्यादा रहेगा तब भी हमारा कर्व लेफ्ट साइड आएगा। ध्यान में रखना, मतलब अगर टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर लो रहेगा तो कर्व इस तरफ को जाएगा। अगर PCO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो अगर कम हो गया तब भी लेफ्ट साइड जाएगा। और यदि पीएच ज्यादा होगा तब भी जाएगा। अगर पीएच कम होगा तो कर्व राइट साइड आएगा। कहाँ आएगा? राइट साइड। तो वो कहता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व है द राइट इन, राइट साइड कब आएगा? तो क्या करेंगे? राइट साइड कब आएगा? अगर पीएच लो करेंगे तो हमारा जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन ये कर्व है ये कब आएगा? जब पीएच लो होगा तो ये इस ओर भागना शुरू करेगा, तो पीएच लो होगा। अगर हाई कहता है लो PO2 या O2 या लो टेम्परेचर होगा तो लेफ्ट की तरफ भागेगा। और उसने पूछा राइट कब आएगा? तो राइट कब शिफ्ट होगा? जब हमारा पीएच लो होगा। या अगर दिया रहता कि PCO2 जो है जब हाई होगा तो ये भगेगा, या टेम्परेचर हाई होगा तब ये राइट साइड होगा। तो ना तो इसने टेम्परेचर लो दिया है तो ये तो अपने आप खत्म हो गया, केवल पीएच वाला फंस रहा है तो ये लो पीएच पर। ये किसने दिया था? बोहर ने दिया था। इसे बोहर इफेक्ट के नाम से जानते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। और ये 100% इंपॉर्टेंट है। टीजीटी और पीजीटी दोनों में 2021 में यहां से क्वेश्चन पढ़ा था इस कर्व से, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा जोर दे रहे हैं आपको। फिर कह रहा है 41 नंबर पर कहता है हाउ, कह रहा है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बाइंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबिलिन। मायोग्लोबिलिन क्या होता है? जो हमारी मसल्स हैं, ध्यान में रखना, जैसे हमारा रक्त है तो रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। वैसे ही जो हमारी मसल्स हैं उसमें जो पिगमेंट पाया जाता है वो होता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वन मायोग्लोबिन जो होता है वो वन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ले बाइंड करता है, जोड़ता है, ले जाने का कार्य करता है। जैसे हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन के अणु जोड़ता है? 4। मगर ये एक मायोग्लोब्यूलिन एक ऑक्सीजन ले जाता है। तो यहां उसने दिया है, देखिए आपके दिमाग के साथ खेला है। और इस क्वेश्चन में मैं पहली बार कंफ्यूज हो गया था। क्यों? क्योंकि मैंने ये नहीं देखा, ये शब्द नहीं देखा। और क्वेश्चन गलत कहां होगा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये 4 लिखा है, और मैंने जब पहली बार क्वेश्चन देखा, मैंने कहा कि इसमें तो आंसर गलत है, मैंने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। मैंने 4 देखा ही नहीं। हमने कहा हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स O2 वी बाइंड द 4 मॉलिक्यूल ऑफ मायोग्लोबुलिन। मायोग्लोबुलिन देखा, हमने कहा यार आंसर 1 होना चाहिए, हमने कहा आंसर 1 होना चाहिए, मगर यहाँ दिया नहीं, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। लेकिन जब फिर हमने इसको ध्यान से पढ़ा, तब पढ़ा कि 4 मॉलिक्यूल मायोग्लोबुलिन, तो एक मायोग्लोबुलिन जो अणु है वो एक ऑक्सीजन ले जाता है, तो 4 मायोग्लोबुलिन अणु कितने ऑक्सीजन ले जाएंगे? सिंपल सी बात है, 4। ऑप्शन ए सही है। समझ में आया क्या? तो ये क्वेश्चनों को आपको विशेष ध्यान पे देना है। फिर कहता है मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड। पीजीटी और टीजीटी में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड। जो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है वो मेन मेथड क्या होता है, किसके द्वारा होता है? कहता है कैल्विन साइकिल। किसमें पाई जाती है? फोटोसिंथेसिस। पीपीपी या ईएमपी, एम्बाइडन मेयर आप पाथवे बोलते हैं, जिसे ग्लाइकोलिसिस। ये किसका नाम है? ग्लाइकोलिसिस का नाम है। तो ये जो होता है वो होता है बीटा ऑक्सीडेशन से। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे कि मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, वह विधि कहलाती है बीटा ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। कहता है नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब ग्लाइकोलिसिस होती है या ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, ग्लाइकोलिसिस क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। तो कहता है कि जो कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है, उसमें कितने ऑक्सीजन की जरूरत होती है? तो वहां कोई भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, तो ऑप्शन करेंगे ए, 0 ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है द फंक्शन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कंटेंट इन द यूट्यूब। वो यूट्यूब नहीं, आप इस तरह की नली में यूज करते हैं, और ये कहाँ किए होंगे? आप केमिस्ट्री के लैब में इसका प्रयोग किए होंगे। ये यूट्यूब इन डोमिनेस्ट्रेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। जब एरोबिक रेस्पिरेशन में KOH का प्रयोग करते हैं ये सिद्ध करने के लिए, तो उसमें क्या होता है, इसका फंक्शनिंग क्या होती है KOH का? कहता है ये KOH करता क्या है? उसका कहना है कि ये जो KOH है वो क्या करता है, तो टू एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द इनकमिंग एयर। जो आने वाली हवा है उससे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे हम ये प्रदर्शित कर पाए कि इसमें एरोबिक रिस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रही है, ये सब कर पाए। अगर हम KOH नहीं डालेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करेगा और हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। ये पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 है द इरेगुलरली रेस्पिरेशन इज। जो इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है, रुक रुक के सांस आता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे डेस्पेनिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेस्पीनिया के नाम से जानते हैं। डेस्पीनिया क्या होता है? इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है। जो हाइपरपेनिया होता है वो क्या होता है? इसमें जो ब्रीथिंग होती है, ध्यान में रखना, जो श्वसन होता है, ब्रीथिंग एट ए हायर रेट, इसमें सांस ऐसे सांस चलती है, तो उसे बोलते हैं हाइपरपीनिया। ध्यान में रखना। यूपीनिया क्या होता है? यूपीनिया होता है नॉर्मल ब्रीथिंग होती है। क्या होती है? नॉर्मल ब्रीथिंग होती है, जैसे कि इस समय हम लोग सांस ले रहे हैं, नॉर्मल। एपीनिया क्या होता है? दे आर नो ब्रीथिंग, नो ब्रीथिंग, मतलब सांस ही ना हो रही हो, सांस आनी बंद हो जाए, ब्रीथिंग खत्म हो जाए, तो एपीनिया। समझ में आ गया? तो ये सारे हैं, टीजीटी पीजीटी में पूछा गया था। तो इरेगुलर रेस्पिरेशन यानी जो श्वसन है वह कैसा हो? इरेगुलर हो। सांस आई, फिर थोड़ी देर रुक गई, फिर आई, मतलब जब आदमी मरने की स्थिति में होता है ना, तो डिस्टर्ब होती सांस, वो डिस्पीनिया। हाइपरपीनिया, सांस जैसे आ रही हो। यूपीनिया, नॉर्मल ब्रीथिंग। समझ में आ गया? तो ऑप्शन आए। क्वेश्चन नंबर है इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी
ऑफ ब्लड मेंटेन्ड बाय, जो ब्लड में इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है, जैसे कैल्शियम आयन है, पोटेशियम आयन, ये जो बैलेंसिंग होती है, इसको मेंटेन करने के लिए एक फिनोमिना दिया गया था। उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? तो उसे हम्बर्स फिनोमिना के नाम से जानते हैं, या हेरिंग ब्रेयर रिफ्लेक्स, या हेल्डन इफेक्ट, या न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो उसको बोलते हैं हैम्बर्ग फिनोमिना। और ये टीजीटी 2021 में, 2016 में जो एग्जाम, 16 वाला एग्जाम 21 में हुआ, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसके द्वारा होता है, तो हैम्बर्ग फिनोमिना। इसी हैम्बर्ग फिनोमिना को क्लोराइड क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। ध्यान में रखना, किसके नाम जानते हैं? क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो चाहे क्लोराइड शिफ्ट हो या हैम्बर्ग फिनोमेना, दोनों का मतलब एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर। हार्ट बीट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग। जो हार्ट बीट होती है वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो कहता है केवल नर्व्स के द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, बोथ नर्व्स और हार्मोन्स। तो हार्ट बीट जो कंट्रोल होती है वो दोनों के द्वारा, हमारे नर्व्स और हार्मोन्स के द्वारा। ये आश्रम पद्धति में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलटी में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो एग्जाम यूपीपीएससी कराता है, कौन कराता है? यूपीपीएससी कराता है, वो क्वेश्चन रिपीट होने के प्रबल चांस होते हैं। तो इसको थोड़ा सा सीरियस लेके जाइएगा। ये भी 2021 में पूछा गया था। फिर देखिएगा, हम्बर्स फिनोमेना इज आल्सो कॉल्ड। देखिए वही क्वेश्चन पूछा जो पीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया कि हम्बर्स फिनोमेना आल्सो नोन एज। अभी हमने बताया था कि हम्बर फिनोमेना को किसके नाम से जानते हैं? क्लोराइड शिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो अभी हमने देखिए ऊपर बताया, सेम क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल इज लार्जेस्ट। इनमें से सबसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल कौन सा है? इसका आंसर आप करेंगे कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। ध्यान में रखना, ये एक्चुअली में इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो होता है वो डाइमर है। और जो डी है ये मोनोमर है। और जो यम है वो पेंटामर है। अब अपना आंसर करिएगा, मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं। और ये भी क्या है? मोनोमर है। ध्यान में रखना। और इसमें से ये जो है ए, ये किस में पाया जाता है? टीयर, हमारे आंसुओं में पाया जाता है, सलाइवा में पाया जाता है, और कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। माँ का जो गाढ़ा दूध होता है कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। ध्यान में रखना। और जो डी है ये बी सेल में पाया जाता है, बी सेल सरफेस में पाया जाता है, ब्लड लिम्फ में पाया जाता है, ब्लड लिम्फ में पाया जाता है। और ये केवल 0.2% होता है टोटल का। और ये जो होता है ए, ये होता है 10 से 15% तक। और जो यम होता है, ध्यान में रखना, ये 5 से 10% होता है, 5 से 10% होता है। और ये क्या करता है? फर्स्ट रिस्पॉन्स, कोई भी इंफेक्शन होगा सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन एम करेगा। ई जो होता है, ई होता है 0.1%। ठीक है। और इनमें उसने जो पूछा है कि इनमें सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कौन है, ये यूपी पीजीटी 2021 में पूछा था कि सबसे बड़ा कौन है। ये आंसर आप करिएगा। हमने कुछ डाटा दिया था तो वो हमने बता दिया, आंसर आपको करना है 49। और क्वेश्चन नंबर 50 मिसिंग कर गया था। और क्वेश्चन नंबर जो 50 है वो आंसर आप करिएगा। पूछता है रीनल पोर्टल जो सिस्टम अपसेंटिन किसमें अनुपस्थित होता है? नंबर फर्स्ट दिया था एम्फीबियंस में अपसेंट रहता है, या रेप्टाइल्स में, या बर्ड्स में, या फिर ह्यूमंस में, सॉरी मैमल्स। आंसर जरूर करिएगा 50 नंबर क्वेश्चन का कि रीनल पोर्टल सिस्टम। और ये जीआईसी 2021 में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, आप चेक कर लीजिएगा। जीआईसी में आश्रम पद्धति में किसी में पूछा गया था कि रीनल पोर्टल सिस्टम किसमें अपसेंट होता है। तो एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में। हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। हमारे कई सारे मित्र बहुत प्रश्नों का सही जवाब दिया। और मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर मैंने कमेंट्स लेना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया, तो जो क्लास में 40 से 45 से 1 घंटे में पूरी कर लेता हूं, वो क्लास 2-3 घंटे की होगी। और मैं ये आशा मानता हूं कि सबका समय बहुमूल्य है। आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 40 मिनट का मैटर 3 घंटे में देखें। आप भी बोर होंगे, आपको लगेगा कि सर बार बार वो दीपू क्या कह रहे हैं, सोनू क्या कह रहे हैं, या
जगमोहन क्या कर रहे हैं, तो थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए मैं कमेंट्स ऐसा नहीं, कमेंट्स में नहीं देख रहा हूँ, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, साइड में हमारी स्क्रीन चल रही है, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और देख भी रहा हूँ, मगर वन वे इसलिए रखते हैं जिससे मैं समय से आपको चीज़ें उपलब्ध करा सकूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।